हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम हम लोग कल के बाद आज कंटिन्यू करेंगे फिर से। कल हम लोगों ने धर्म ग्रंथ, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में धर्म ग्रंथ तक करके उसको छोड़े थे नेक्स्ट पार्ट के लिए, जिसको लेकर मैं आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। धर्म ग्रंथ के बाद ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक सामग्री। इन चीज़ों को डिटेल करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भूल से, जहाँ पर मैं वेदों के संकलनकर्ता की बात थी, मैंने वाल्मीकि का नाम लिया था। एक्चुअली अभी रामायण जगह जगह पर चल रहा है, वाल्मीकि मेरे जुबान पर बैठ गए थे, इसके लिए माफ़ करेंगे। उसका जो सही जवाब है, आंसर है, वो है वेदव्यास, द्वैपायन वेदव्यास। तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो पर, अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ से हम लोगों का आशय होता है कि ऐसे ग्रंथ जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक विवरण को प्रस्तुत करना था, इसको हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जैसे गार्गी संहिता, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये तमाम ऐसी पुस्तकें हैं जिनको हम लोग ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक श्रेणी में किसी को रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको इसी नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, इन ग्रंथों को हम लोग निसंदेह ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नाम ऐसे आएंगे, जैसे मेगास्थनीज, जैसे डायमेकस, जैसे डायनोसियस, जैसे अलबरूनी, जैसे अली अहमद। ये सारे ऐसे नाम हैं जो विदेशी यात्री थे, जो विभिन्न राजाओं के समय में राजदूत बन के या अन्य कारण से यात्री बन करके वो भारत आए थे, यहाँ की जानकारी लेने के लिए, उपलब्ध करने के लिए, अपने देश तक पहुँचाने के लिए। तो एक तरफ तो ये विदेशी यात्री हैं, तो ये विदेशी यात्री में आ जाएंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण में आ जाएंगे। जैसे मेगास्थनीज, जैसे डायमेकस, जैसे डायनोसियस, जैसे अलबरूनी, जैसे इब्न बतूता, ये सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वह एक तरीके से ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन हम उसको यहाँ पर अध्ययन की सुविधा के लिए ऐतिहासिक ग्रंथ में नहीं रख करके उनको हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन वहाँ इनको ऐतिहासिक ग्रंथ में ही रखा जाना मेरे ख्याल से उचित होगा। तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को एक करके देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। वो दो है, एक ऐतिहासिक ग्रंथ और दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। उसमें कुछ भारतीय नाम आएंगे और उसके बाद जो विदेशी आएंगे हम लोग उन पर एक एक करके जो महत्वपूर्ण है अध्ययन के लिए हमारे जीएस के हिसाब से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण के तहत अब कुछ नाम हैं जिनको हम लोगों को लेना चाहिए। खास करके जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, तो विदेशी यात्री में कुछ विदेशी यात्री हैं जो फेमस हैं और उन्होंने भारत के संदर्भ में ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर हमारा आगे का भारत का इतिहास डिपेंड करता है। जैसे मेगास्थनीज, जैसे डायमेकस, जैसे डायनोसियस, जैसे अलबरूनी, जैसे फाहियान, जैसे हुएनसांग, सुंगयुन, इत्सिंग, तारानाथ। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो भारत के इतिहास को जानने में सहायता करते हैं। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कुछ भारतीय नाम हैं, जैसे कौटिल्य, जिनको हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं और उन्हीं को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे। उनके प्रधानमंत्री, प्रथम जो उनके प्रधानमंत्री हुए थे यही हुए थे, और कहा जाता है कि इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी भी मिली थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को सत्ताच्युत किया था।
यहाँ पर मैं कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन वह मुख्यतः राजनीति की किताब है, पोलाइटी की किताब है। यानी कि उस समय के राज व्यवस्था, यानी कि राजा का कर्तव्य, राजा का अधिकार, राजा का प्रजा के प्रति कर्तव्य, फिर प्रजा का कर्तव्य, टैक्सेशन जिसको हम लोग कर प्रणाली कहते हैं, इन तमाम चीज़ों का समावेश किया गया और वह काफ़ी प्रमाणिक पुस्तक है। इसके बाद कात्यायन की गार्गी संहिता है जो मुख्यतः ज्योतिष की किताब है। यह किताब है ज्योतिष की, लेकिन इसमें हम लोगों को ढेर सारे ऐतिहासिक इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता में यवनों का जो आक्रमण हुआ था उसका उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ ऐसी रचनाएं हैं, भारत के लोगों की रचनाएं हैं, जिनसे इतिहास को हम लोगों को समझने में, इतिहास को लिखने में काफ़ी सहायता मिली है। पाणिनि की अष्टाध्यायी मुख्यतः व्याकरण की किताब है। मुख्यतः व्याकरण की किताब है। कहा जाता है कि भारत में व्याकरण के लिए सबसे पहली किताब पाणिनि ने लिखी थी, लेकिन इसमें भी हम लोगों को ढेर सारे ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। उस समय के जो राजा थे या उनसे पहले के जो राजा थे, उनका जो शासन करने का पद्धति था, उसका बहुत सारा यहाँ पर में हम लोगों को उससे सहायता मिलती है। तो इसको हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ में रखते हैं और ये ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखने वाले थे वो हमारे भारत के लोग थे। ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि भारतीयों में, जो हम भारतीय उस समय के भारतीय लोग थे, उनमें इतिहास को लिखने के प्रति कोई जागरूकता नहीं थी। वो बहुधा अपने धर्म के प्रति ही अपना झुकाव प्रदर्शित करते थे, या जो धार्मिक बातें होती थीं उसी पर ज़्यादा लिखना और बोलना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं कौटिल्य, पाणिनि, इन तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, इनको देखने के बाद ये भ्रांति कहीं ना कहीं दूर होनी चाहिए। अब हम लोग विदेशी यात्रियों के विवरण पर अपना दिमाग केंद्रित करेंगे। विदेशी यात्रियों के विवरण, इस विदेशी यात्रियों के विवरण में हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि विदेशी यात्री जहाँ जहाँ से आए थे, तो जहाँ जहाँ से आए थे वो यूनान से आए थे, रोम से आए थे, चीन से आए थे, तिब्बत से आए थे। ये यहाँ पर भी कुछ और छूट रहा होगा, हम उसको फिर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर में मुख्यतः यहीं से लोग आए थे भारत में, जिनका यात्रा वृत्तांत काफ़ी फेमस है और उससे हम लोगों को इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। यहाँ पर में यूनान, रोम, चीन और तिब्बत। जैसे यूनान और रोम को हम लोग यहाँ पर एक ही करके देखेंगे। यूनान और रोम से जो आने वाले यात्री थे, इसमें टीसियस, डायमेकस, डायनोसियस, मेगास्थनीज, ये ऐसे नाम हैं जो यूनान या रोम से आए थे। चीन से जो आने वाले यात्री थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम हुएनसांग का है। फाहियान उनसे पहले आए थे। फाहियान हुएनसांग से पहले आते हैं कालानुक्रम के हिसाब से। फाहियान हैं, हुएनसांग हैं, सुंग्युन हैं और इत्सिंग हैं। ये महत्वपूर्ण यात्री हैं जो भारत आए थे। ये जो यात्री आए हैं, खास करके यूनान के जो हैं, यूनान के एक जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, वो हेरोडोटस हैं, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की किताब लिखी थी। हिस्टोरिका, इसमें 500 BC की बातें लिखी गई हैं, लेकिन इसकी जो अधिकतर जो घटनाएं हैं वो आश्चर्य से भरी हुई हैं, जिसको हमारे यहाँ के इतिहासकार ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं। यहाँ पर में हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने अपने समय के हिसाब से, या जो उन्होंने सुन रखा था भारत के बारे में, उसके आधार पर उन्होंने अपना पूरा का पूरा विवरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण उनके विवरण में उतनी विश्वसनीयता नहीं है। इसके बाद डायमेकस और डायनोसियस और मेगास्थनीज। ये सबसे पहले हम लोग मेगास्थनीज को डिस्कस करते हैं।
मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। जब 305 बीसी में युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई थी और उसके बाद दोनों के बीच में संधि हुआ था और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में मेगास्थनीज आए थे, भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के समाज और संस्कृति के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जिससे कि हमारे इतिहास को लिखने में और उसको समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद डायमेकस और डायनोसियस, डायमेकस और डायनोसियस। डायमेकस ये बिंदुसार के समय में आए थे, बिंदुसार के समय में आए थे। सिरियन नरेश के द्वारा इनको भेजा गया था बिंदुसार के समय में, जिनको हम लोग अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने भी काफ़ी कुछ अपना विवरण लिखा और उससे भी हम लोग को भारत के इतिहास को जानने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद है डायनोसियस। इसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस मिस्र के सम्राट के द्वारा भेजे गए थे, टॉलमी प्रथम के द्वारा भेजे गए थे और यहाँ पर में ये अशोक के समय में आए थे, यानी कि बिंदुसार के पुत्र अशोक, इनके समय में आए थे। अभी आप लोग यहाँ पर में एक क्रोनोलॉजी भी हम लोग यहाँ पर में समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आया? सेल्यूकस निकेटर आया। इसके बाद आपका बिंदुसार और बिंदुसार उनका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और इनके समय में कौन आए? इनके समय में डायमेकस आए और बिंदुसार के। तो हम लोग 3 नाम को निश्चित रूप से याद रखेंगे, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। इसके बाद और कुछ लेखक हैं जैसे प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री लिखा हुआ है, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु के बारे में जानकारी दी गई है। ये भी महत्वपूर्ण किताब है। एक और पुस्तक लिखी गई, यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये 80 ईस्वी की किताब है, माना जाता है कि ये 80 ईस्वी की किताब है और इसके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चला है, अज्ञात है। ये हिंद महासागर में उस समय जो बड़े बड़े बंदरगाह थे और हिंद महासागर के द्वारा जो व्यापार किया जाता था, इसके बारे में इस किताब में अधिक से अधिक फोकस किया गया है। और भी नाम है, लेकिन हम लोगों को इन नामों पर जहाँ तक अभी हमने बताया है ये महत्वपूर्ण है और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इनके बारे में निश्चित रूप से हम लोग ध्यान में रखने की हमेशा कोशिश करेंगे कि ये हमारे अंदर में रहे, हम इसको भूलें नहीं। इसके बाद चीन और तिब्बत को हम लोग अब एक ही करके चलेंगे, क्योंकि तिब्बत में एक ही महत्वपूर्ण है और वो तारानाथ। अभी तिब्बत अभी के हिसाब से अब चाइना का पार्ट हो चुका है, तो हम लोग चाइना को दोनों को एक करके देख सकते हैं। चीन से जो आने वाले यात्री थे उनमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुछ नाम है हम उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। इसमें भी फाहियान और हुएनसांग यही 2 ही नाम हैं, और यात्री आए थे जैसे सुंग्यून आए थे, लेकिन इसमें से 2 ही नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं और इसी 2 से बराबर क्वेश्चंस आते हैं, एक फाहियान और दूसरा हुएनसांग। फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, हमने यहाँ पर में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य बीसी में है और चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ये एडी में है। ये गुप्त काल के हैं और गुप्त सम्राट हैं। गुप्त काल के सबसे जो महत्वपूर्ण शासक के रूप में जिनको काउंट किया जाता है, इन्हीं को किया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग बहुधा जानते हैं। इनके समय में फाहियान आए थे और लगभग 14 वर्ष तक भारत के अंदर रहे थे, खास करके ये मध्य प्रदेश में रहे थे। इनका आने का उद्देश्य मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ को इकट्ठा करना और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था, लेकिन यहाँ आने के बाद यहाँ के सोसाइटी में, यहाँ के समाज में ये घुल मिल गए और यहाँ के बारे में इन्होंने बहुत ही सुंदर विवरण किया है, जिससे कि हमारा इतिहास, यानी कि हम लोगों का इतिहास समझने का एक अंदाज विकसित होता है। इसके बाद हुएनसांग, दूसरा नाम हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। ये 629 ईस्वी में अपने देश से चले थे, 1 साल के बाद 630 ईस्वी में भारत पहुंचे थे और ये 15 साल भारत में रहे थे।
और यहाँ पर में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय था। फाहियान के समय में नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, क्योंकि फाहियान कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ और उससे पहले ये जा चुके थे। जब ये आते हैं ह्वेनसांग आते हैं और इसके बाद इन नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई भी करते हैं। उस समय यहाँ के कुलपति शिलभद्र होते हैं। ये यहाँ पर में 15 साल तक रहते हैं और हर्षवर्धन के ये बहुत बड़े विश्वासी व्यक्ति बन जाते हैं। इतने कि बाद में चल कर के बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ये हर्षवर्धन को दीक्षित भी करते हैं। हर्षवर्धन इनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। हर्षवर्धन पूरा शैव भक्त होते हैं, वो शिव की पूजा करना छोड़ते नहीं हैं। और ये भी एक हकीकत है कि ये भी हर्षवर्धन से काफ़ी प्रभावित होते हैं, शैव धर्म से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और ये भी बौद्ध धर्म को मानते हुए शैव धर्म को भी मानते हैं, शिव की भी वो उपासना करते हैं और सूर्य की भी उपासना करते हैं। अर्थात भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म में यह अपनी पूरी आस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ह्वेनसांग और फाहियान, इस दो ही नाम को हम लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करके चलना है। सबसे बाद में आने वाले जो चाइनीज यात्री थे वो थे इत्सिंग। उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल है भी नहीं और बस आपसे यही पूछा जाएगा, बराबर यही पूछा जाएगा कि इत्सिंग के आने का समय क्या था। तो ये 7वीं शताब्दी के लास्ट में भारत आए थे। इसके बाद चीनी यात्री में तिब्बत, मैंने यहाँ पर तिब्बत लिखा और आप लोगों से कहा था कि चीन और तिब्बत को एक करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तिब्बती यात्री के रूप में तारानाथ ये भी बौद्ध धर्म से ही थे और बौद्ध धर्म की ही जानकारी लेने के लिए भारत आए थे। और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, एक तंगीयुर और एक कंगीयुर। हम ज़्यादा लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लिखने में फिर ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। हम आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको लगे कि नहीं ये हमको समझना चाहिए, ये हमको याद करना चाहिए, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। और नहीं फिर घर जाएंगे आप कोई भी प्रमाणिक जो गाइड है, किताब है, लूसेंट है या कोई भी एक ग्राउंड है, उसको लेकर के आप पढ़ेंगे तो मेरी हर एक बातें वहाँ पर में आपको लगेगा कि हमने वहाँ पर में आपको पढ़ाया है, तो आपको आसानी से वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। तो चीनी लेखक और तिब्बती लेखक यहाँ पर में पूरा का पूरा हो गया। ऐतिहासिक हम लोगों ने देखा यहाँ पर में एक ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण में, क्योंकि जो विदेशी यात्री हैं वही अधिक से अधिक ऐतिहासिक किताबों का भी लेखन उन्होंने ही किया, इसलिए इसमें ज़्यादा अंतर हम लोग करके चल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक किसको कहेंगे ये आप लोग अब बिल्कुल मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ में भारत के अंदर जो बात होती है तो सबसे बड़ा नाम और वो आता है कल्हण का। कल्हण की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, वो है राज तरंगिणी। लेकिन ये कश्मीर का प्रॉपर इतिहास है और वो भी खास करके अर्ली मेडाइवल और थोड़ा सा लेटर मेडाइवल का उसमें पार्ट आता है। इसीलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में हमको उससे कुछ ज़्यादा सहायता नहीं मिलती है, इसीलिए मैंने उसका नाम वहाँ पर मैं जानबूझ करके छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम लोगों का जो महत्वपूर्ण खंड है इसमें छूटा हुआ वो है पुरातात्विक सामग्री, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। पुरातात्विक सामग्री, ये पुरातत्व है क्या? सबसे पहले हम लोग मोटा मोटी इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पुरातात्विक सामग्री से यहाँ पर में मतलब है कि जो हमारी सभ्यताएं रही हैं, प्राचीन में रही हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि वैदिक सभ्यता, जैसे कि ताम्रपाषाणिक काल, या फिर और भी आपका पूरा का पूरा पाषाण का खंड। तो उस समय के लोग जो जो चीज़ यूज करते थे, चाहे वो हथियार, पॉटरी या जो भी चीज़, सिक्का, कुछ भी यूज करते थे, तो वो या तो धरती के नीचे या उनके भवन के कुछ अवशेष हैं तो वो धरती के ऊपर। जैसे अभी भी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, खास करके आप नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, प्राचीन भारत का बना हुआ था और उसका अवशेष अभी भी है, तो ये ऊपर में है और उसको हम लोग देखते हैं। आज ताजमहल है, ईश्वर करेंगे बहुत दिन तक और ताजमहल रहेगा और हो सकता है कि कभी वो ना रहे तो फिर उसका अवशेष बचेगा और वो कल के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आ जाएगा। जब आने वाली पीढ़ियाँ काफ़ी दिनों के बाद अगर वैसा कुछ होता है तब उसको उसी ढंग से उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में जो महत्वपूर्ण है वो है
धरती यानी कि धरती के नीचे जो भी सामग्रियां मिली हैं वो, और धरती के ऊपर जो अभी भी कुछ अवशेष हैं वो, और अभिलेख जो राजा होते थे वो अपना अभिलेख खुदवाते थे, यानी कि पत्थर पर, शिलाखंड पर पूरा का पूरा स्क्रिप्ट दिया जाता था और उसमें उनका राजाज्ञा होता था, उनका आदेश होता था, या धर्म के बारे में वो लोगों को बताते थे, या आचरण के बारे में बताते थे कि आपको ऐसे रहना चाहिए, या कर के बारे में बताते थे, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हमारा राजा हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं, या राजा क्या आदेश देना चाहते थे। इसके लिए अभिलेख, भारत में जो सबसे पहले अभिलेख का प्रयोग किया गया, यानी कि अभिलेख खुदवाने का, वो अशोक के समय में किया गया, और अशोक के बाद ये चीज़ धीरे धीरे एकदम बिल्कुल रनिंग पीरियड में आ गया, जो आगे चल कर के निरंतर जारी रहता है। इससे पहले एक है, वो है बोगज कोई अभिलेख, 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व का है, जो एशिया माइनर में मिला है। इसमें ऋग्वैदिक काल के चार देवताओं का उसमें उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासक थे। इससे ये समझ में आता है कि एशिया माइनर यानी कि ये लोग जिनकी पूजा हम लोग करते थे, उनकी पूजा वहाँ के लोग भी करते थे, तभी वहाँ पर में ये था। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पुरातात्विक सामग्री, और पुरातात्विक सामग्री में जो भी रूइंस हैं, या जो अभी यानी कि उस समय जो अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इनका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी या गौतमीपुत्र बलश्री का नासिक अभिलेख, ये तमाम ऐसे अभिलेख, ऐहोल प्रशस्ति, रविकीर्ति का लिखा हुआ ऐहोल प्रशस्ति, ये सब अभिलेख हैं जिससे कि उस समय के राजा क्या करना चाहते थे, या उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे ऐहोल प्रशस्ति है, उसमें ये बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय वो उसने विजय पाया था। किस पर विजय पाया था? तो हर्षवर्धन, जिनको उत्तरापद स्वामी और उत्तर के वो बहुत बड़े सम्राट हुए। और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि उन्हीं के बाद मेडाइवल एज का शुरू हो जाता है अपने इंडिया में। तो पुरातात्विक सामग्री, और ये जो पुरातात्विक सामग्री है ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग पूरा समझ करके क्लियर करके चलने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग आगे मौर्य साम्राज्य में आएंगे तो मौर्य साम्राज्य के तहत जितने भी अभिलेख हैं अशोक के द्वारा, उन तमाम चीज़ों पर कि कहाँ पर में मिला, उसकी क्या विशेषता है, या उसमें अशोक ने क्या कहना चाहा है, तो उस चीज़ को हम लोग वहाँ पर में देखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा हुआ है कि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोर्स पर, यानी कि स्रोत जो जानने के स्रोत हैं, हमारा इरादा यही है कि आप लोग इसको समझें, क्योंकि ये एक ऐसा खंड है जिसको अमूमन इतिहास तो लोग पढ़ते हैं लेकिन इसको छोड़ करके चलते हैं, सीधे हड़प्पा सभ्यता में आ जाते हैं और हड़प्पा सभ्यता सोचते हैं कि अब यहीं से इतिहास शुरू है। मैंने इस भ्रांति को दूर करने का खुद से जहाँ तक हुआ है, एक स्टूडेंट के रूप में हमको जो कठिनाई आई है, हम उसी कठिनाई को आप लोगों के समक्ष दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए, जिससे कि हम अपने कार्य को कंटिन्यू रख सकें, इसको निरंतर जारी रख सकें। धन्यवाद।